Hello everyone, you are welcome to my channel and I'm Creative Learning. Chapter 2 from the book Exploring Society, India and Beyond. Class 7th. This is part 2 of the chapter Understanding the Weather. वेदर के बारे में हम जान ही चुके हैं कि वेदर क्या होता है। जो डे टू डे बदलने वाला मौसम होता है वो वेदर कहलाता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर को। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं वेदर के वो भी हमने पढ़े, जिसमें टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आज हम पढ़ने वाले हैं विंड एंड ह्यूमिडिटी। विंड क्या होता है? जो चलने वाली हवा होती है, यानी कि मूविंग एयर, जो हवा चल रही है वो कहलाती है विंड। तो इसीलिए विंड की डेफिनेशन क्या है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। जो विंड होती है वो हाई प्रेशर की जगह से जहाँ प्रेशर कम होता है उधर की तरफ चलती है। स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। जब हम विंड की बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। हवा किस साइड में जा रही है वो डायरेक्शन हुआ, और वो कितनी तेज़ चल रही है वो उसकी स्पीड हुई। तो ये दोनों चीज़ें इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। थिंक अबाउट इट। हैव यू सीन सीड्स लाइक दीज फ्लाइंग इन द विंड? क्या आपने विंड में उड़ते हुए सीड्स को देखा है? ये तो आपने ज़रूर ही देखे होंगे। हर कोई इनको ये अलग अलग हो जाते हैं और बच्चे इन्हें पकड़ते रहते हैं, ये उड़ते रहते हैं। वॉट वुड हैपन टू द सीड्स इफ देयर वाज नो विंड? अगर विंड ना हो तो सीड्स का क्या होगा? वो बिखरेंगे नहीं तो दूसरी जगह प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे। तो विंड पोलिनेशन का, आप जानते हैं सीड्स के बिखरने को पोलिनेशन कहते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि विंड सीड्स को, पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं वेट में, तो वो हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। द विंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। वेदर का विंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इट डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। जब वेदर की फोरकास्ट की जाती है तो उसमें दो चीज़ों को मेनली देखा जाता है, डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को। बिसाइड्स, इसके अलावा एयर पायलट्स एंड सेलर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ विंड डाटा। एयर और दूसरे किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उसके मोमेंट को, उसकी स्पीड को जानना किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? पायलट्स के लिए और सेलर्स के लिए। एज द विंड हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग। शिप के चलने पर और एरोप्लेन के फ्लाई करने पर विंड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और यहाँ ग्रेट का मतलब होता है मच, बहुत ज़्यादा। फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। जो फार्मर्स होते हैं वो भी विंड को यूज़ करते हैं, उसकी डायरेक्शन से वो बता देते हैं कि रेन कहाँ से आएगी। ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कोज द सॉइल टू ड्राई फास्टर। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो सॉइल जल्दी से ड्राई हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि विंड किस किस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो वेदर फोरकास्ट के लिए नंबर 1, पायलट्स के लिए नंबर 2, सेलर्स के लिए नंबर 3, और उसके बाद फार्मर्स के लिए नंबर 4, क्योंकि उन्हें रेन का पता चलता है और कब सॉइल ड्राई हो जाएगी इसका भी वो उससे ही डिसाइड करते हैं। सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन? अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन आता है कि विंड की डायरेक्शन को मेजर कैसे करते हैं और स्पीड को भी। ए विंड वेन और वेदर वेन हैज़ ए रोटेटिंग आर्म विद ए पॉइंटर एट वन एंड ए टेल एट द अदर। यहाँ आप ये विंड वेन देख सकते हैं। इसमें देखिए, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें ये विंड वेन है और इसमें एक तरफ विंग होता है और एक तरफ टेल होती है।
तो जब ये एयर चलती है तो ये उसके हिसाब से ये रोटेट करता है, तो जिससे कि विंड की डायरेक्शन पता चल जाती है। When the wind blow, जब हवा चलती है, the tail is pushed, तो टेल को धक्का लगता है, and the pointer turns in the direction of the wind, और जो पॉइंटर होता है वो विंड की डायरेक्शन में चलने लगता है। इट रेस्पॉन्ड्स इवन टू ए लाइट ब्रीज, ब्रीज भी हवा को कहते हैं, जो कम चलने वाली धीमी धीमी हवा होती है उसे ब्रीज कहा जाता है। अगर हल्की हवा भी चल रही है, यहाँ पे लाइट से मतलब है हल्की, अगर हल्की हवा भी चल रही है तो विंड वेन उस पे भी रेस्पॉन्ड करता है, यानी कि उससे भी वो चलेगा। दिस विंड वेन ऑन द टारमैक इज कॉल्ड ए विंड सॉक, ये टारमैक पे बना हुआ है विंड वेन, इसे विंड सॉक कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये इसको देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बना हुआ है यहाँ पर। It gives pilots an indication of the direction of the wind during takeoff and landing. जब पायलट को एरोप्लेन को उड़ाना होता है, टेक ऑफ करना होता है या उतरना होता है, लैंडिंग करनी होती है, तो विंड के डायरेक्शन को देखना जरूरी हो जाता है। तो जो ये विंड वैन है, इससे उसको पता चल जाता है कि विंड कैसी है, कितनी चल रही है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन। सिमिलर सोक्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी इन्हें यूज किया जाता है, दैट रिलीज ऐश और गैसेज, जिनमें से ऐश किसे कहते हैं, राख को कहते हैं, जिनमें से या तो राख निकलती है या फिर गैसेज निकलती हैं। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज एनीमोमीटर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि जाना जा सकता है विंड की डायरेक्शन को, स्पीड को, वो एनीमोमीटर होता है। इस चीज को याद रखिए, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये जो ऊपर देखा ये विंड वेन होता है। इट हैज 3 और 4 मेटल कप्स, इसमें 3 या 4 मेटल के कप होते हैं, दैट रोटेट ऑन ए वर्टिकल शेफ्ट, जो वर्टिकल शेफ्ट पे चलते हैं व्हेन द विंड ब्लो, जब विंड चलती है। इसमें देख रहे हैं ना, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कप लगे हुए हैं, तो ये एनीमोमीटर है, और जो ये है इसमें पॉइंटर और टेल है, ये विंड वेन है। दोनों के फर्क को समझ लीजिए। द स्ट्रोंगर द विंड, जितनी ज़्यादा विंड स्ट्रोंग होगी, द फास्टर द रोटेशन, तो रोटेशन भी उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। ए मीटर अटैच्ड एट द बटम काउंट्स हाउ मैनी टाइम द एनीमोमीटर स्पिन्स इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके नीचे एक मीटर लगा हुआ होता है एनीमोमीटर में, जो जब ये घूमता है तो वो उसकी कैलकुलेशन करता है और बताते हैं कि कितनी बार एनीमोमीटर घूमा है, स्पिन हुआ है, एंड कैलकुलेट्स द विंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, और 1 घंटे में कितनी स्पीड रही है ये भी कैलकुलेशन करता है। चल गया है कि कैसे विंड की स्पीड और डायरेक्शन को जान सकते हैं, विंड वेन से और एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर रोटेशंस को काउंट करता है और स्पीड को भी कैलकुलेट करता है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, पायलट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, सेलर्स के लिए, क्योंकि वो अपनी जो भी उनके हवा से एरोप्लेन शिपिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उससे वो अपने प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब आगे हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट मेन एलिमेंट है वेदर का, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द एयर, हवा में कितनी नमी है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट, जो यहाँ पर चीज़ों की लिस्ट दी थी उसमें ह्यूमिडिटी लास्ट एलिमेंट है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इसका मतलब क्या होता है कि एयर में कितनी वाटर वेपर, कितनी नमी मौजूद है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, कई चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नमी कम होगी, विंड हवा ज़्यादा चल रही है तो भी नमी कम होगी, प्रेशर कितना है और लोकेशन कैसी है।
वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर? ह्यूमिडिटी किस जगह ज़्यादा होगी? कोची में ज़्यादा होगी या जयपुर में ज़्यादा होगी? नेचुरली कोची में ज़्यादा होगी क्योंकि सी कोस्ट पर है। यू माइट गैस, अंदाजा लगा सकते हो दैट कोची हैज हायर ह्यूमिडिटी दैन जयपुर। क्यों? बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर द सी, क्योंकि जो कोची है वो समुद्र के किनारे पर स्थित है। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर? लेकिन ये हम निश्चित कैसे जानेंगे? इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मंगलुरु, अगर मंगलुरु में और कोची के ह्यूमिडिटी के लेवल की हमें तुलना करनी, क्योंकि दोनों ही समुद्र के किनारे पर है, तब क्या करेंगे? हाउ वुड वी डू इट? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। तो उसको आपको एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट निकालनी होगी और तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि कहाँ पर ज़्यादा है। अब इसका आंसर हमें यह मिलेगा। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर प्रिसाइजली। प्रिसाइजली क्या होता है? बिल्कुल ठीक ठीक, यानी कि एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। ये जानकर के ह्यूमिडिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं हम मैंगलुरु और कोची दोनों की ह्यूमिडिटी को एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले, वी नीड टू रिमेंबर आवर साइंस लेसन फ्रॉम ग्रेड 6 अबाउट द स्टेट्स ऑफ वाटर। आपने स्टेट्स ऑफ वाटर क्लास 6 में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और वाटर वेपर। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। चलिए, लेट अस रिमेंबर, व्हेन वाटर एवापोरेट, जब वाटर एवापोरेट होता है, इट कॉजेज ए कूलिंग इफेक्ट, ठंडा सा इफेक्ट बनता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर एयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वाटर एवापोरेट स्लोली, तो वाटर धीरे धीरे एवापोरेट होगा, क्योंकि वो एवापोरेट होके जाएगा कहाँ? जाता तो एयर में ही है ना। जब एयर में ऑलरेडी बहुत सारा मौजूद है तो कहाँ जाएगा? तो इसलिए वाटर एवापोरेशन धीमे से होगा। सर्दियों में आप धोते हैं फर्श को तो देर में सूखता है, गर्मियों में धोइए तुरंत ही सूख जाता है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर कम होती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब गर्मी होती है, इसीलिए एवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। दैट इज टिपिकली द केस ऑन ए रेनी डे। ऐसे रेनी डे में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो जो भी चीज़ें सूखानी होती हैं वो देर से सूखती हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर की ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नापा जाता है। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्यूटली नो वाटर वेपर, यानी कि वो हवा, एब्सोल्यूटली का मतलब कंप्लीटली, जिसमें कंप्लीटली वाटर वेपर जरा सी भी नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन में तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इतना तो होगा, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी वाटर वेपर ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। इज रेटेड एट 0 डिग्री, जहाँ बिल्कुल भी नहीं होता उसे 0% कहा जाएगा कि इसमें 0% वाटर वेपर है। वाइल एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, सैचुरेटेड का मतलब बिल्कुल फुल, लेकिन जो एयर वाटर वेपर से बिल्कुल फुल होती है विल हैव ए ह्यूमिडिटी ऑफ 100%, उसमें 100% ह्यूमिडिटी होगी। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज़ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज बिटवीन 20% एंड 40%। जहाँ पे ड्राई वेदर होता है वहाँ पर 20% से लेकर 40% के बीच में ह्यूमिडिटी होती है। वाइल ह्यूमिड वेदर, जब नमी वाला ही मौसम है, यूजुअली फॉल्स बिटवीन 60% एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% और 80% के बीच में होती है। थिंक अबाउट इट, इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज एट 52%, दिल्ली की ह्यूमिडिटी 52% है, वाइल इन कोची इट इज 84%, और कोची में 84% है। इन विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लोथ लाइकली टू ड्राई फास्टर, तो दोनों जगहों में से किस जगह पर गीले कपड़े जल्दी ड्राई होंगे? नेचुरली जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी, और ह्यूमिडिटी कम है दिल्ली में, तो दिल्ली में जल्दी सूखेंगे। कोची में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ जल्दी ड्राई नहीं होंगे। इन वेगर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर,
लाइकली का मतलब लाइक से नहीं होता, पॉसिबिलिटी से होता है, संभावना। और स्वेट किसे कहते हैं? पसीना आना। तो किस जगह ज़्यादा पसीना आएगा? दिल्ली में ज़्यादा आएगा या कोची में ज़्यादा आएगा? नेचुरली कोची में ज़्यादा आएगा। एज्यूमिंग द टेम्परेचर इज द सेम इन बोथ प्लेसेस, ये मान के चलिए कि दोनों का टेम्परेचर भी एक ही है, तो किस जगह ज़्यादा आएगा? वो आपको आएगा कोची में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ ड्राई नहीं होगा तो आप पसीने में तरबतर ही रहेंगे। बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? लेकिन हम ऐसे नंबर की मेजरमेंट कैसे करें कि 52% है और 84% है? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं इसको? हाइग्रोमीटर। इसे याद रखिए, ये ह्यूमिडिटी H4 हाइग्रोमीटर, H4 ह्यूमिडिटी, तो आपको ऐसे कोरिलेट करके याद रखना इजी हो जाएगा। अगेन, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर, बहुत तरीके के हाइग्रोमीटर्स होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन, वो यह डिफरेंस क्यों आता है कि वो किस सिद्धांत पे बने हैं। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जब प्रोसेसिंग की जाती है तो वहाँ ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सच एज फूड प्रोसेसिंग, जब फूड प्रोसेसिंग की जो यूनिट होती हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो खाना जल्दी ख़राब होता है। म्यूजियम्स ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो भी आयरन की चीज़ें हैं उनमें नमी ज़्यादा जाएगी और उसमें रस्टिंग का डर रहता है। एज दे हैव टू मेंटेन ए ड्राई एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व देयर एग्जिबिट, जो भी उनके एग्जिबिट होते हैं, डिस्प्ले में चीज़ें होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना पड़ता है, ड्राई एनवायरनमेंट, ताकि मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर कम होगा तो उनमें कोई नमी नहीं आएगी और वो खराब नहीं होंगी। अब है वेदर स्टेशन। वेदर सब एलिमेंट पढ़ने के बाद वेदर स्टेशन की बात करते हैं। एज यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। किसी भी जगह किसी भी टाइम पर वेदर को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे एक साथ तो लेके नहीं चल सकते ना, तो इसलिए वेदर स्टेशन बनाए जाते हैं। अ वेदर स्टेशन ब्रिंग्स ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट टुगेदर, वहाँ पर सारे ही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं, मेकिंग इट ईजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर। वेदर को मेजर भी कर सकते हैं, उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि हाँ कैसा कैसा हो रहा है। रीडिंग्स ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स, थोड़े थोड़े नियमित टाइम पर, पीरियड पर उनकी मेजरमेंट ली जाती है, रीडिंग की जाती है। विच हेल्प इन मैपिंग, जो कि मैपिंग में और फोरकास्टिंग द वेदर और वेदर फोरकास्ट में हेल्प करते हैं। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जिसे AWS कहते हैं, इज ए सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेल्फ ऑपरेटिंग क्या होता है? सेल्फ किसे कहते हैं? स्वयं। ऑपरेट का मतलब चलाना, जो स्वयं चलने वाला होता है, उसे कोई चलाता नहीं है, स्वयं चलने वाला। ऑटोमेटिक वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा, तो जो चीज़ें अपने आप चलती हैं वो सेल्फ ऑपरेटिंग कही जाती हैं। तो ये स्टेशन स्वयं चलता रहता है, इसीलिए ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाएगा। दैट यूजेज वेरियस सेंसर्स, अब ये चलता कैसे है? इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर डाटा, जो कि वेदर के डाटा को मेजर भी करता है फिर उसे रिकॉर्ड भी करता है। जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड की स्पीड है, डायरेक्शन है, प्रेसिपिटेशन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज इन फील्ड्स, इन्हें किस किस फील्ड में कौन कौन लोग इन्हें यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग, एविएशन यानी कि जैसे एरोप्लेन हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ जो उड़ान भरते हैं, नेविगेशन जो शिप वगैरह सी में चलते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे लोग। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन, जो कि बिल्कुल सटीक और समय जिस समय चाहिए वो वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है? हस्तक्षेप।
इसमें किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ये सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डोंट मिस आउट। इन 2023 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या होता है? NDMA सेट अप एन AWS। AWS की फुल फॉर्म क्या पढ़ी थी अभी आपने? ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, उसे AWS कहते हैं। एट ए ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक कौन सी होती है? जो ग्लेशियर से बनी है। ऑफ सिक्किम एट एन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ मोर देन 4800 मीटर्स अबाउ सी लेवल, सी लेवल से 4800 मीटर्स की ऊंचाई पर सिक्किम में ग्लेशियर लेक है। उस लेक पे AWS स्टेशन बनाया गया था, मतलब ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। द AWS प्रोवाइड्स अर्ली इंफॉर्मेशन, ये जल्दी से इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अपकमिंग वेदर कंडीशन। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाली कंडीशन क्या होंगी, उसकी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये AWS है, ये है AWS। ग्लेशियर लेक है ये, और ये कहाँ है? सिक्किम में है। प्रिडिक्टिंग द वेदर, वेदर की भविष्यवाणी करना। मीटीरियोलॉजिस्ट जो वेदर फोरकास्ट करते हैं उन्हें मीटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये साइंटिस्ट होते हैं। कलेक्ट डेटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े हैं अभी, हाइग्रोमीटर पढ़ा है आपने, थर्मोमीटर पढ़ा है, एनीमोमीटर पढ़ा है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके ये डाटा इकट्ठा करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। दे स्टडी द डाटा, डाटा की स्टडी करते हैं एंड यूज साइंटिफिक मेथड्स, और साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए। सच प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, भविष्यवाणी कहते हैं। आप अगर टीवी देखते हैं तो उसमें भी न्यूज़ के साथ वेदर प्रिडिक्शन आती है, गूगल पे भी आपको मिल जाती है। आर वेरी इंपॉर्टेंट नावेडेज एज क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर, एक्सट्रीम वेदर क्या होता है? एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा हॉट, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेन होना, टू मच समझो, कहिए आप उसको। कोई भी वेदर है जो टू मच है वो एक्सट्रीम वेदर कहलाता है। जैसे कि ड्रॉट, बारिश नहीं आई तो सूखा पड़ जाएगा, ज़्यादा बारिश आई तो फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। फ्लड किसे कहते हैं? बाढ़ को कहते हैं। साइक्लोन, तूफान होते हैं, एक्सेट्रा मोर फ्रिक्वेंट, क्योंकि ये अक्सर जल्दी जल्दी आते रहते हैं। ये आपके करने के लिए यहाँ पर ये सिंबल्स दिए हैं, इनको आप स्टडी करिए। फॉग के लिए इस प्रकार का सिंबल दिया है, हैवी रेन के लिए इस प्रकार का दिया है, वेरी हैवी के लिए ज़्यादा ही डार्क है, और बहुत बहुत ज़्यादा के लिए बहुत सारी ज़्यादा ड्रॉप्स हैं, और क्लाउड भी बहुत सारे हैं। हैवी स्नो के लिए ये ब्लू कलर का है। हेल स्टॉर्म के लिए देखिए इस तरह का चेंज है इसमें। डस्ट स्टॉर्म के लिए इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। हीट वेव, अगर लू चलेंगी तो इस तरह का, कोल्ड वेव है तो इस तरीके का, कोल्ड डे है तो ये सन और ये इस प्रकार का सिंबल होगा। ज़मीन पे कोहरा जमा रहेगा तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड, और तेज हवाएं चलेंगी तो इस प्रकार का सिंबल होगा। थंडर और लाइटनिंग, यानी कि बिजली भी चमकेगी, गरज भी होगी, तो इस तरीके का सिंबल होता है। हॉट और ह्यूमिड वेदर के लिए इस प्रकार का होता है। ये सारे सिंबल्स यहाँ पर इंडिया के इस मैप में दिखाए गए हैं, तो आप इनके देखिए सब तरह के सिंबल आपको मिल जाएंगे। आप इसको ऐसे लार्ज करते जाइए और आपको सब तरीके के, जैसे ये सिंबल आपने देखा ना, थंडर है इसमें और लाइटनिंग था, तो इनको आप देख के लिखिए कौन से स्टेट में किस प्रकार का वेदर किस समय पर होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ बने हुए हैं, तो स्टेट और वेदर राइट करिए। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी कि बिल्कुल करेक्ट। प्रेडिक्शन हेल्प अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन की गई है तो उन सारी घटनाओं के लिए, जो भी कहाँ हैवी रेन होगी, कहाँ स्नोफॉल होगा, हम रेडी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो इनेबल लोकल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी इनको देखती हैं, और ऐसे प्रोडिक्शन से वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेती हैं कि कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है, यानी कि रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती हैं।
मोबिलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर, किसी प्रकार का डिजास्टर आने वाला है, डस्ट स्टॉर्म है, हैवी रेन है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग है, तो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉर्मी वेदर इज एक्सपेक्टेड, अगर कहीं पे तूफान वाला वेदर एक्सपेक्ट किया गया है सी में, तो फिशरमैन के लिए वो वार्निंग आ जाती है पहले ही अबाउट वेंचरिंग आउट इन देयर बोट्स, की वो अपनी बोट में आगे ना जाएं, और एन एंटायर कोस्टल एरिया माइट हैव टू बी इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड होता है खाली करवाना। अगर मान लीजिए ज़्यादा ही भयंकर स्टॉर्म आने वाला है तो लोगों से उनके घर खाली करने के लिए कह दिया जाता है। इफ ए साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड, अगर, क्योंकि साइक्लोन समुद्री तूफान होता है, क्योंकि उसमें बहुत लॉस होता है, तो वो पूरे एरिया को इवैक्यूएट करवा लेते हैं। ये आपके डिस्कशन के लिए कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। डिस्कस करिए डिफरेंट सिचुएशंस को इन विच वेदर प्रिडिक्शंस आर हेल्पफुल, कि कब कब वेदर प्रिडिक्शन बड़ी हेल्पफुल होती हैं। लिस्ट बनाइए उनकी, एंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड इट शेयर इट, डिस्कस इट विद द पेयर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अपने पास वाले साथी से उसको डिस्कस करिए। हाउ मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिचुएशंस हैव यू बीन एबल टू आइडेंटिफाई, कितनी प्रकार की सिचुएशंस आपने कैटेगराइज करी हैं वो डिस्कस करिए। अभी आपने देखा ना उसमें कि ड्राउट होता है और लैंडस्लाइड भी होते हैं, अवेलेंचल भी होते हैं जब पूरा बर्फ़ का पानी नीचे सरक के आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस में आपको बनाना है ये उनके लिए। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ इंडिया अबव, अभी आपने इंडिया का मैप ऊपर देखा। दिस मैप वॉज इशूड बाय द इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 19 मई 2024। स्टडी द आइकॉन्स, आइकन्स वहाँ पे बने हुए हैं, एंड कनेक्ट दैम टू द कंडीशन शोन ऑन द मैप, और मैप पे फिर जो कंडीशन दिखाई गई हैं इनको आपको कनेक्ट करना है कि कौन सा कहाँ पर है। बिफोर वी मूव ऑन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे किसी जगह के वेदर को परिभाषित करते हैं, और इन सारे एलिमेंट्स की जो कंडीशन होती है उन्हें मेजर किया जाता है। कैसे? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है और इससे फिर वेदर प्रिडिक्शन की जाती है। इन अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग सिचुएशन में, वन ऑफ द एलिमेंट्स इज डोमिनेंट, कोई एक एलिमेंट ज़्यादा प्रभावी होता है, जैसे कभी हॉट ज़्यादा होता है, कभी कूल ज़्यादा होता है, कभी रेन ज़्यादा आती है। फॉर एग्जाम्पल, रेनफॉल इन जुलाई, द टेम्परेचर इन मई एंड दिसंबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन ए साइक्लोन इज मूविंग, द विंड व्हेन ए लू, स्ट्रॉन्ग हॉट डस्टी विंड चलती हैं ये, नॉर्थ में चलती हैं ये, समर्स में इज ब्लोइंग, और फॉरेस्ट फायर्स आर स्प्रेडिंग, या जंगल की आग फैल रही हो। तो इन सारी कंडीशंस में टेम्परेचर बिल्कुल ही अलग अलग होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग होगा। वेदर इज क्लोजली लिंक टू क्लाइमेट, जो प्रोलॉन्ग वेदर होता है उससे क्लाइमेट डिसाइड होती है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।